सोचिए, सिर्फ एक आइडिया, एक सदी का वक्त और एक पूरा का पूरा महाद्वीप जो हमेशा के लिए बदल गया। आज हम राष्ट्रवाद की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे इस एक विचार ने यूरोप का नक्शा ही दोबारा बना दिया। तो हमारी कहानी किसी जंग के मैदान या शाही दरबार से शुरू नहीं होती है। नहीं, ये शुरू होती है 1848 में एक कलाकार के स्टूडियो से, जहां फ्रेडरिक सोरियो ने एक बहुत ही ताकतवर सपना देखा था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। वो लोग जो कभी सिर्फ राजा की प्रजा हुआ करते थे, अब अपने अपने झंडों के नीचे एक राष्ट्र के नागरिक बनकर खड़े हैं। और राजशाही, वो तो बस जमीन पर टूटे हुए ताज की तरह धूल में पड़ी है। पर जैसा मैंने कहा, ये एक सपना था, हकीकत से कोसों दूर। तो सवाल उठता है कि उस समय का असली यूरोप दिखता कैसा था। इतना तो तय है कि वो सोरियो के इस शांतिपूर्ण जुलूस जैसा तो बिल्कुल नहीं था। तो सोरियो के उस एकजुट राष्ट्रों वाले सपने के बिल्कुल उलट, असल यूरोप तो साम्राज्यों का एक, कह सकते हैं कि एक पैचवर्क था। बस कल्पना करके देखिए, एक ही राजा के नीचे दर्जनों अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग संस्कृतियों वाले लोग रह रहे हैं। और उन्हें जोड़ने वाली चीज क्या है? कुछ नहीं, सिवाय सम्राट के प्रति वफादारी के। और यहीं पर यह बदलाव सब कुछ बदल देता है। अब कोई सिर्फ एक राजा की प्रजा नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र का नागरिक था। और इस एक छोटे से विचार ने यूरोप के इतिहास का पूरा रुख मोड़ दिया। तो अब देखते हैं कि ये सपना हकीकत की तरफ कैसे बढ़ता है। और इसके लिए हमें इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर जाना होगा, फ्रांसीसी क्रांति। असल में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक तरह से राष्ट्र बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट ही तैयार कर दिया। उन्होंने एक नया झंडा बनाया, एक राष्ट्रगान बनाया और सबसे बढ़कर ये ऐलान किया कि सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। उस जमाने में ये एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। और फिर आया नेपोलियन। और विडंबना देखिए कि जिस नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, उसी की सेनाओं ने पूरे यूरोप में क्रांति के विचार फैलाए और अपने साथ वो समानता और आधुनिक कानूनों के बीज भी ले गए। लेकिन ये मुक्तिदाता बहुत जल्द ही शोषक बन गए। फ्रांसीसी शासन ने राष्ट्रवाद की चिंगारी तो जलाई, लेकिन जिन लोगों पर उन्होंने जीत हासिल की थी, उन्हीं लोगों के दिलों में अपने लिए गुस्सा भी पैदा कर दिया। खैर, बीज तो बोए जा चुके थे। अब पूरे यूरोप में कवि, दार्शनिक और क्रांतिकारी छिप छिप कर मिल रहे थे और एक नए दौर का सपना देख रहे थे, राष्ट्रों के युग का। अगले कुछ दशक एक जबरदस्त टकराव के दशक थे। एक तरफ थे रूढ़िवादी, जो पुरानी व्यवस्था को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे उदारवादी और राष्ट्रवादी, जो इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में था उदारवाद। ये विचार के लोगों को अपनी सरकार चुनने का हक होना चाहिए और सबके अधिकार बराबर होने चाहिए। ये एक बहुत ही ताकतवर सोच थी, खासकर उस उभरते हुए मध्य वर्ग के लिए, जो पुराने कुलीन वर्ग के सारे विशेषाधिकार खत्म करना चाहता था। लेकिन राष्ट्रवाद सिर्फ कानूनों और सरहदों की बात नहीं थी, ये भावनाओं की बात भी थी। जो रोमांटिक्स थे, उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की असली आत्मा, या जिसे वो वोक्सकास्ट कहते थे, वो उसके आम लोगों के लोकगीतों, उनकी कहानियों और उनकी परंपराओं में बसती है। मैज़नी जैसे क्रांतिकारियों ने तो इस विचार को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उनके लिए तो एक राष्ट्र बनाना ईश्वर का काम था। वो इसे एक पवित्र मिशन, एक कर्तव्य की तरह देखते थे। और फिर आया साल 1848, जब एक पल के लिए लगा कि ये सपना सच हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट में चुने हुए प्रतिनिधि एक आज़ाद और एकजुट जर्मनी बनाने के लिए इकट्ठा हुए। हर तरफ उम्मीद का माहौल था। पर वो सपना टूट गया। प्रशिया के राजा ने जनता की तरफ से पेश किए गए ताज को ठुकरा दिया। सेना आ गई और उदारवादी क्रांति को बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन कहानी में यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। राष्ट्रवाद का विचार मरा नहीं था। इसे किसी और ने नहीं, बल्कि उन्हीं रूढ़िवादी ताकतों ने जिंदा किया जिन्होंने इसे कुचला था। और यही एंट्री होती है ओटो वॉन बिस्मार्क की। उनका फलसफा, या कहें उनका नजरिया, एकदम साफ था कि जो बड़े सवाल होते हैं ना, वो भाषणों और वोटिंग से तय नहीं होते, वो तय होते हैं लोहे और खून से। राष्ट्रवाद अब जनता का आंदोलन नहीं रहा, ये तो अब पावर पॉलिटिक्स का एक हथियार बन चुका था। और बिस्मार्क ने ठीक यही किया। 3 युद्ध,
7 साल और प्रशिया की सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके उसने वो कर दिखाया जो उदारवादी नहीं कर सके, एक एकीकृत जर्मनी का निर्माण। इटली में भी कुछ ऐसी ही कहानी दोहराई गई, बस किरदार अलग थे। इटली को एक राष्ट्र बनाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ी, मैज़िनी जो उसकी आत्मा थे, कैवूर जो दिमाग थे और गैरिबाल्डी जो तलवार थे। मगर जैसे जैसे 19वीं सदी खत्म होने को आई, राष्ट्रवाद ने एक बहुत ही बदसूरत मोड़ ले लिया। जो सपना कभी आज़ादी के लिए देखा गया था, वो अब होड़ और कब्जे के एक बुरे सपने में बदल गया। सोरियों का वो राष्ट्रों के शांतिपूर्ण जुलूस वाला सपना, वो तो कब का मर चुका था। अब ये एक हथियारों की होड़ थी। हर राष्ट्र ये साबित करना चाहता था कि वो सबसे ताकतवर है, और इसके लिए वो जंग पर जाने को भी तैयार थे। और ये माहौल बाल्कन प्रायद्वीप से ज्यादा खतरनाक कहीं नहीं था। छोटे छोटे महत्वाकांक्षी राष्ट्र, कमजोर होते साम्राज्य और बीच में बड़ी शक्तियों की अपनी खींचतान, इन सब ने मिलकर बाल्कन को एक बारूद का ढेर बना दिया था जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। और आखिरकार 1914 में वो बारूद का ढेर फट ही गया और शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध। राष्ट्रवाद, जो एक खूबसूरत सपने की तरह शुरू हुआ था, उसने दुनिया को एक भयानक दुस्वप्न में धकेल दिया था। और ये हमें आज एक बड़े सवाल पे छोड़ जाता है। वो कौन से विचार हैं जो आज हमारी दुनिया को बना या बिगाड़ रहे हैं?